देखो कैसे समझना है। अब कोई भी मोशन बॉडी का, पार्टिकल का, केवल पार्टिकल का मोशन नहीं समझना है, पार्टिकल में वेव कैरेक्टर होता है ऐसा समझना है। जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है तो उसमें वेव कैरेक्टर भी आ जाता है। मतलब एक कॉन्सेप्ट आज और जुड़ गया। पार्टिकल खाली पार्टिकल नहीं रह गया, पार्टिकल अब किस कैरेक्टर का हो गया, बोलो ना जी। वेव कैरेक्टर का। चूंकि वेव पढ़ते थे तो हम लोग यही तो पढ़ते थे कि ये पार्टिकल का वाइब्रेशन है, पार्टिकल अपने मेन पोजीशन पे वाइब्रेट करता है, उसी को वेव पढ़ते थे। तो दोनों यदि एक साथ कंसीडर किया जाए कि कोई बॉडी जब मोशन में है उसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी होता है और उसमें वेव कैरेक्टर भी होता है, तब आता है एटॉमिक स्ट्रक्चर पार्ट 2, है ना। कोई भी बॉडी जो मोशन में है, कोई भी बॉडी जो मोशन में है उसमें कितना कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर भी है और वेव कैरेक्टर भी है। हालांकि ये बात अलग है कि जिस दो कैरेक्टर रहता है इधर आम जीवन में उसको दोगला कहता है लोग। लेकिन यहाँ पे समझना है बात को, है ना। तो पहला टॉपिक इसमें आता है डुअल कैरेक्टर ऑफ वेव या डुअल कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल। हाँ, तो पहला ही हेडिंग है डुअल नेचर ऑफ वेव। डुअल नेचर मतलब हम तो लिख देते हैं, हमको कोई परेशानी नहीं, आपको समझाने के लिए लिखना पड़े तो लिख देते हैं। काहे होगा। दोहरा गुण, दोहरा गुण, वेव का दोहरा गुण, है ना। डुएल का मतलब ही होता है भाई दोहरा। हम गलत लिख रहे हैं या पढ़ा रहे हैं थोड़े, या अपने से कुछ कह रहे हैं। इंग्लिश में डुअल नेचर कहा तो अच्छा, हिंदी में दोगला कह दिया तो खराब। हाँ, तो दो एक ही बात है। दो नेचर जिसमें होता है उसको दोगला ही कहते हैं। तो दोहरा गुण है ये वेब का। ये हम नहीं कहे थे, ये बहुत पहले डी ब्रॉजली साहब कहे थे। डी ब्रॉजली। हाँ, वेब दोगला होता है। वेब को दो कैरेक्टर होता है, एक पार्टिकल कैरेक्टर होता है और एक वेब कैरेक्टर होता है ना। एक पार्टिकल कैरेक्टर होता है और एक वेब कैरेक्टर होता है। डी ब्रॉजली साहब को बोला कि आपके खाली कह देने से उसको हो जाएगा, प्रूव करिए। प्रूव भी तो करना पड़ेगा, है ना। जैसे एक बार यहाँ आकर के मोदी जी कह दिए थे नीतीश जी के लिए, तो नीतीश जी कहे तो प्रूव करके दिखाइए, हम बाल का सैंपल भेजते हैं, आप डीएनए चेक करिए। आज से 12 साल पहले ही की बात है ना। उसमें बाल कलेक्शन हो रहा था पूरे बिहार का, अपना सैंपल दे रहा था लोग, एक एक दो दो को बाल तोड़ करके स्टेशन पे डब्बा रखवा दिए थे, दो चार को। नहीं, तो जो जाता था वहां पे सैंपल देता था, बोले मोदी जी को भेज दीजिए, देखिए क्या नेचर है। ठीक है, वो गलिया दिए थे एक बार आके। अब यही यही गलिया दे दिए थे। यही वाला दे दिए थे। हाँ, वो बहुत इससे भी ज्यादा तीखा गाली दिए थे, बोलना नहीं चाहिए। वो इंग्लिश में गलिया दिए थे कि डीएनए खराब है। वो बहुत बहुत खराब गाली हुआ। डीएनए खराब है मतलब यही बोलना चाहता है, अंग्रेजी वाला आदमी वैसे ही बोलता है। और फिर देखो दोनों साथ हो गया कैसे, पब्लिक बाल जमा करते रह गया। अब देखिए यहाँ पर डी ब्रॉजली साहब को भी प्रूव करना पड़ेगा, हम इस बात पे कह रहे थे। तो प्रूव किए। बोले सर ये कैसे प्रूव हो जाएगा, नेचर को कैसे प्रूव करिएगा। तो नेचर प्रूव हो जाएगा जब एक वेव कैरेक्टर का कोई कैरेक्टर ले लें,
और एक पार्टिकल का कोई कैरेक्टर ले लें और दोनों में संबंध बना दें, तब प्रूव हो जाएगा कि ये वेव कैरेक्टर भी है और इसमें पार्टिकल कैरेक्टर भी है। तो वेव कैरेक्टर होता है वेवलेंथ, अब पार्टिकल का कैरेक्टर होता है मोमेंटम, है ना। यदि कोई पार्टिकल मोशन में है तो उसमें मोमेंटम होता है m और इंटू v। तो जिसमें मास हो गया वो पार्टिकल हुआ कि नहीं हुआ, और जिसमें वेवलेंथ हुआ वो वेव है। और यदि वेवलेंथ और मोमेंटम एक ही फॉर्मूला में आ जाए तो हो गया डुअल नेचर, मतलब पार्टिकल को वेवलेंथ है तो पार्टिकल को वेवलेंथ होता है। जैसे हम कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे तो हम दूरी तय करेंगे, हिंदी में यही कहलाता है कि हम वेवलेंथ ट्रेवल करेंगे। कोई कहता है क्या कि हम वेवलेंथ, इतना वेवलेंथ था मेरा, वेवलेंथ तो वेव का होता है। लेकिन कहे नहीं, बोले आपका भी वेवलेंथ होता है, पार्टिकल का भी वेवलेंथ होता है, अब वेव को मोमेंटम भी होता है। तो डुअल नेचर प्रूफ हो गया। इनका एक फॉर्मूला आया लैम्डा बराबर h/p, है ना, वो किताब में तुम लोग पढ़ा होगा, अभी वही सब प्रूव करना है। तो डुअल नेचर कहने का मतलब है किसको किसको रिलेट करना है आपस में। बोले हम अभी बोले वेवलेंथ और मोमेंटम को, चूंकि वेवलेंथ वेव कैरेक्टर है और मोमेंटम पार्टिकल कैरेक्टर है, ये दोनों को यदि हम रिलेट कर देंगे तो डुअल नेचर ऑफ मैटर प्रूव हो जाएगा, डुअल नेचर ऑफ मैटर प्रूव हो जाएगा। तो डी ब्रॉगली जैसे यहां पे द महात्मा गांधी कहते हैं ना, क्या कहते हैं यहां पे, नहीं महात्मा गांधी के आगे द लगता है ना जी, THE, वैसे ही ब्रॉगली साहब के शहर में दी की जगह डी लगता है, डी मतलब दी, THE, हाँ द ब्रॉगली। लेकिन हम लोग तो यहाँ वाले द के बजाय डी ब्रॉगली ही कहते हैं, है ना। डी ब्रॉगली समझा क्या है, अरे यहाँ महात्मा गांधी होते हैं लेकिन उनके आगे नाम के आगे द लगता है, THE। वैसे ही वहां पे जहां के थे ब्रॉगली साहब, वहां पर ये डिस्कवरी के लिए इनके नाम के आगे भी दी लगता है, मतलब महान व्यक्ति थे। हाँ, यहाँ यहाँ ये वाला कह देगा किसी को तो 2 लाठी दे देगा, वहां देखिए वो भाई साहब कहें तो उनको नाम के आगे द लगा दिए हैं। तो वेव हैज पार्टिकल नेचर, ये कह रहे हैं इतना देर से हम, या कह रहे हैं कि इफ ए पार्टिकल इज इन मोशन, if a particle is in motion they also possess wave character। पोजेज मतलब रखता है, they also possess wave character। if a particle is in motion, जब कोई पार्टिकल मोशन में होता है, if a particle is in, they also possess wave character। कैसे प्रूव होगा, मैथमेटिकली प्रूव करना पड़ेगा डी ब्रॉगली साहब को। देखो किसका किसका मदद लिए, अकॉर्डिंग टू, पहले देख लो तब लिख देना, अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, E बराबर
बोलो। hc बाई लैम्डा, ये एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन इक्वेशन। E इज इक्वल टू mc², जहां c वेलोसिटी है ना, जहां c वेलोसिटी। E बराबर हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का एनर्जी, ठीक है। H हो गया प्लैंक कांस्टेंट, C हो गया वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा को क्या कहते हैं, वेवलेंथ। M हो गया मास, और C वेलोसिटी ऑफ लाइट ही है, यानी वेलोसिटी क्या सब लिख दिए, कौन क्या है। देखो डी ब्रॉगली साहब क्या किए, ये भी एनर्जी के बराबर और ये भी, इसको इक्वेशन 1 बनाए और इसको इक्वेशन 2 बनाए। बनाइए आप लोग, फिर दोनों को बराबर कर देंगे। माहौल बनाता है नहीं। हाँ MC का होल स्क्वायर नहीं, MC², C का केवल होल स्क्वायर। आइंस्टीन भाई साहब को यही इक्वेशन के लिए ना यूरेका उरेका बोल के नंगे भाग गए थे, तुम लोग को याद पता है कि नहीं। इनको आइंस्टीन साहब जो इतना फेमस है, उनके लिए एक ठो बात होता है, ये भाई साहब बाथटब में नहा रहे थे एक्चुअली में, और इनको जो ये बात आ गया, ये बात ये समझ गए नहाते नहाते, तो वो निकल के बिना तौलिया लपेटे भाग गए कि आ गया यूरेका यूरेका, आई गॉट इट, आई गॉट इट, है ना। तो कौन सा था वो इक्वेशन, यही था E बराबर MC²। फिर उस प्रूव किए थे। ये बड़ी खतरनाक थ्योरी है, पता है आप लोग को। E बराबर MC² जहां है, M बराबर रेस्ट मास कहलाता है, खाली मास नहीं कहलाता है, इसको रेस्ट मास कहते हैं। हाँ एक्चुअली में ये फिजिक्स का एक फार्मूला से उधर सॉल्व होगा, थोड़ा ज़्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। नहीं, E बराबर MC² जो है ना, इसमें भूत प्रेत वाला है, ये थोड़ा बहुत इक्वेशन नहीं है। ये जो कहते हैं कि सब कुछ यहीं पे रह जाता है, आत्मा वगैरह से रिलेट किए। एक दो को भूत वाला सीरियल में जो पहले इंट्रोडक्शन आता था ना, वो पहले के जमाना वाला, मतलब 10 साल पहले, अभी भी रहता ही होगा, उसमें मतलब पहला स्क्रीन पे आता था E बराबर MC²। मतलब वहां पे समझ जाइए कि ये कहानी भूत प्रेत वाला है। ये मास जो होता था, जलने के बाद जो मास बच गया, जो इन्वायरमेंट में गया, वो मास को यदि वेलोसिटी ऑफ लाइट से गुना कर दें, तो वो एनर्जी बन के यही एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, यही आत्मीय एनर्जी है। ये आइंस्टीन साहब उसको इससे रिलेट करना चाह रहे थे, है ना। हाँ, एनर्जी का एहसास, इस पे कितना हॉलीवुड वाला मूवी बन गया, है ना। ये जो भी धुआं वगैरह मास का जो उठा, ये उठ के गया कहाँ, ऊपर। C² से गुना कर दीजिए, किस चीज में कन्वर्ट हो गया, एनर्जी। फिर कृष्ण भगवान से रिलेट कर दिया,
कि सब ऊर्जा है, ये कहीं जाता नहीं है, ये इसी में रहता है, खाली अपना रूप बदलता है। तो उसी को कहते हैं, वो रिलेट कर दिए कि इसी को कह रहे हैं कि सिर्फ शरीर बदल जाता है। तो ये इसको उस उधर भी रिलेट कर दी। तो E बराबर mc स्क्वायर थोड़ा बड़ा है, पढ़िएगा आगे। लिख दिए? ये नहीं, वो इसीलिए तो शरीर को नश्वर कहा गया, आत्मा अमर है कहा गया। है ना, आत्मा न अमर है। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 बहुत कहानी है उसमें, वो एक अलग फिजिक्स है। इसीलिए आइंस्टीन साहब को बाल उल नहीं था, देखता ना, फोटो देखा होगा उनका। थोड़ा थोड़ा सा था, बड़ा 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 था। ये चिल्लाए यूरेका यूरेका, आई गॉट इट, आई गॉट इट, तभी जाके ये फॉर्मूला बना। बढ़ रहे हैं भाई, दोनों को बराबर कर दो, देखते रहना। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 क्या कर लेंगे हम, एच बाई लैम्डा बराबर, किसी को ऐतराज है बोलो, ऐतराज है बोलो। इक्वेशन 1 and 2 E बराबर mc स्क्वायर, क्या एक वो सी से दूसरा सी कटता हुआ दिखाई दे रहा है? बोलो अब क्या हुआ? h बाई लैम्डा बराबर, जहां सी क्या है, अरे सी क्या है यहाँ पे, हाँ वेलोसिटी है, c बराबर भी कर देते हैं, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी। बोलो h बाई लैम्डा बराबर क्या लिख दें? बोलो एम बी टर्म से जान पहचान हुआ अभी तक? एम बी किसको बोलते हैं? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम, h बाई लैम्डा बराबर p, p बराबर m इंटू v। m कहते हैं मास को और v कहते हैं वेलोसिटी को, है ना। बोले सर स्पीड ऑफ लाइट से वेलोसिटी लिख दिया, हाँ ये भी मास, रेस्ट मास से हम लोग मास ही समझ रहे हैं, है ना, रेस्ट मास कहाँ ले रहे हैं, तो मास ले रहे हैं। तो c जो वेलोसिटी ऑफ लाइट है उसको वेलोसिटी कर देंगे, किसी भी बॉडी का हो जाए। अब देखिए आप, देख रहे हैं जी? अरे नहीं देख रहे हैं आप लोग, ठीक से देखिए ना, ठीक से देखिएगा। देखिए यही वो इक्वेशन है जिसके लिए डी ब्रॉगली साहब को भी नोबेल प्राइज मिल गया था। क्या है ये? लैम्डा बराबर क्या लिखे, लैम्डा इंटू पी बराबर एच। तो लैम्डा बराबर क्या लिख दें बताओ, एच बाई। अब इस इक्वेशन को जरा गौर से देखिए आप, एक ही इक्वेशन में लैम्डा वेवलेंथ है, वेवलेंथ है और p मोमेंटम है। एक ही इक्वेशन में वेवलेंथ एक वेव का कैरेक्टर है, ये पार्टिकल का कैरेक्टर नहीं है ना, और ये मोमेंटम वेव कैरेक्टर नहीं है, ये किसका कैरेक्टर है, पार्टिकल कैरेक्टर है। तो एक ही इक्वेशन में वेव कैरेक्टर और पार्टिकल कैरेक्टर ले आए, इस इक्वेशन को डी ब्रॉगली इक्वेशन कहा जाता है, इस इक्वेशन को डी ब्रॉगली इक्वेशन कहा जाता है। और इसी इक्वेशन से प्रूफ हो जाता है कि वेव हैज पार्टिकल कैरेक्टर या पार्टिकल हैज दैट इज डुअल कैरेक्टर, है ना। जिसको लैम्डा है, जिसको वेवलेंथ है, उसको मोमेंटम भी है ना। अब यहां से डी ब्रॉगली साहब कहते हैं भाई बस अंतर इतना है,
अंतर इतना है कि जहां पे पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा है, पार्टिकल कैरेक्टर, वहां पे वेव कैरेक्टर, जैसे हम लोग का पार्टिकल कैरेक्टर ज्यादा है, मासिव बॉडी है, तो हमारा वेवलेंथ कम होगा, होगा बहुत कम होगा। यदि किसी का मास कम है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उसका मास तो बहुत कम है, तो उसमें वेव कैरेक्टर ज्यादा होगा, नोटिसेबल होगा, नहीं नोटिस कर सकते हैं ऐसा नहीं होगा। हमारा वेव कैरेक्टर होगा उसको नोटिस नहीं कर सकते हैं तो चलेगा, लेकिन होगा जरूर। लेकिन इलेक्ट्रॉन का यदि वेव कैरेक्टर आप नोटिस नहीं करेंगे तो दिक्कत है, उसमें वेव कैरेक्टर भी है ना। तो ये बातें हुई, यानी डी ब्रॉगली साहब पूरे दुनिया के सब पार्टिकल को एक बार में क्या कह दिए, समझ ही रहे होगा। हाँ जितना पार्टिकल है सबको वेव कैरेक्टर है, जितना वेव है सबको पार्टिकल कैरेक्टर है, ये सब कुछ को मिला दिए, इनको नोबेल प्राइज मिल गया, प्रूव कर दिया। भारत रत्न नहीं, शांति वाला। हाँ। उस समय नहीं सोच रहा था ना लोग, उस समय ये सोचना ही बहुत मुश्किल था। उस समय हम लोग अलग अलग पढ़ते थे भाई कि वेव को होता है अलग वेवलेंथ और पार्टिकल को अलग होता है मोमेंटम, है ना। यदि आप ही के आज तक दिमाग में नहीं जा रहा था, यदि कह दे हम वेवलेंथ तो सोचिएगा कोई वेव होगा, यदि हम कह दे मोमेंटम तो सोचिएगा कोई बॉडी होगा, लेकिन यहां पर वेवलेंथ भी आ गया और साथ में मोमेंटम भी आ गया। तो एक इक्वेशन वो कौन है जिससे आप डुअल नेचर ऑफ मैटर प्रूव कर सकते हैं, तो वो यही इक्वेशन है, ठीक है। वेव कैरेक्टर is inversely proportional to पार्टिकल कैरेक्टर, है ना। वेव कैरेक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पार्टिकल कैरेक्टर। एच अपना पुराना कितना वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल सेकेंड, ठीक है। क्वेश्चन बनेगा इस पर, न्यूमेरिकली बनेगा, और क्या करना है। अब देखिए ऑल्सो स्टेटमेंट लिखे थे, इफ ए पार्टिकल इन मोशन दे ऑल्सो पोजेज वेव कैरेक्टर, यही स्टेटमेंट है, बस एक लाइन डी ब्रॉगली साहब का है। फिर इसी बात को इनको प्रूव करना पड़ा, तो ये प्रूव कर दिए, है ना। जिस इक्वेशन में वेवलेंथ और मोमेंटम दोनों आ जाए, वही इक्वेशन प्रूव करता है कि एक ही चीज में वेव कैरेक्टर भी है और पार्टिकल कैरेक्टर भी है। कोई दिक्कत है जी, समझ तो गया होगा सब। हाँ हाँ खुदे वही थे दो गो भाई साहब की मदद लेकर के अपना काम निकाल लिए, ये कुछ नहीं किए इसी को कहते तेज आदमी। तेज आदमी ऐसे नहीं होता है, ये अपने से कुछ न निकाले, दो वो इक्वेशन निकला हुआ था, ये दोनों को देखते रहे दोनों को बराबर कर दिया बस।
लैम्डा इंटू पी बराबर क्या लिखे हम, एच। एच तो कांस्टेंट होता है जी, एच की वैल्यू कांस्टेंट, यानी लैम्डा इंटू पी बराबर कांस्टेंट, यानी लैम्डा वन पी वन बराबर लैम्डा टू पी टू, और लैम्डा वन बाई लैम्डा टू बराबर पी टू बाई पी वन। इस सबसे क्वेश्चन बनता है। बस इस साथ में ये भी लिख दीजिए। इससे ज्यादा आसान तो ऊपर वाला याद रखना रहेगा, लैम्डा वन पी वन बराबर लैम्डा टू पी टू, यही वाला याद रखिए। ये बटा वाला में ऊपर नीचे हो जाएगा, है ना। लो जी किताब दिखाओ तो। सही में पतला हो गया है वो तो, हमारा ढेर मोटा है। अरे हाँ, एक चैप्टर इसमें भी घट गया ना, स्टेट्स ऑफ मैटर। नहीं, दो बुक पहले भी था। हाँ हाँ वही है, स्टेट्स ऑफ मैटर हटा है। क्वेश्चन बना लेते हैं, लेकिन एक लाइन नोट में लिख देना है कि डी ब्रॉगली इक्वेशन इज एप्लीकेबल टू ऑल, सबके लिए एप्लीकेबल है, लेकिन हैज सिग्निफिकेंस फॉर अ स्मॉलर बॉडी ओनली। लेकिन ज्यादातर मतलब इसका कहाँ होता है, छोटा वाले बॉडी में। कहेगा कि क्या अप्लीकेबल है, रेलगाड़ी में अप्लीकेबल है डी ब्रॉगली इक्वेशन, बोल दीजिएगा हाँ अप्लीकेबल है, लेकिन सिग्निफिकेंस नहीं है उसका। सिग्निफिकेंस, सिग्निफिकेंस करने का मतलब है उसका कोई मीनिंग बनता है क्या, क्या। अब हम लोग वेव जैसा चलते हैं क्या, एक ही पोजीशन पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते थोड़े रहते हैं नहीं, तो कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, हम लोग तो जैसे चलते हैं बस चलते हैं, तो डिस्टेंस ट्रेवल हो गया। अब हम लोग में वेवलेंथ एसोसिएटेड है डी ब्रॉगली साहब के हिसाब से, लेकिन वो नहीं के बराबर है ना। अब जैसे एक बच्चा जाकर के गंगा जी में कूद रहा है ऐसे 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 ऐसे, नीचे ऊपर, मतलब पूरा का पूरा बॉडी है ऊपर से नीचे एक ही जगह पे, तो उसमें क्या है, वेवलेंथ है ना आ गया। जब देखिएगा मोशन में जब रहता है तो फोटो देखिए एकदम ऐसे 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 तो होता रहेगा, तो वेवलेंथ जैसा लगेगा, वेव लगेगा। अल्लू अर्जुन आता है तो देखते हैं साउथ वाला सिनेमा, ऐसा स्क्रीन रहेगा, यहाँ खड़ा रहेगा, झक 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 झक, यहाँ भी आ जाएगा, वो बेवे तो है, डुअल करेक्टर है, थोड़ा थोड़ा नच गया पूरा, है ना। नहीं दिखाता नहीं है, तो उसका वीएफएक्स देखिएगा वैसे ही करता है। तो एक्चुअली में सब डी ब्रॉगली इक्वेशन पे चलता है कि ये पार्टिकल है, अल्लू अर्जुन पार्टिकल है, अभी दौड़ने लगेगा तो इसमें वेव करेक्टर आ जाएगा, है ना। रजनीकांत पुराना सिनेमा में तो पहले 3-4 बार ऐसे ऐसे गोड़ रगड़ता था तो आंधी आ जाता था, देखते हवा उड़ गया पूरा का पूरा, पत्ता उत्ता सब उड़ने लग गया। ये सब वेब कैरेक्टर ही दिखाना चाहता था डायरेक्टर वहां पे, कि देखिए इस आदमी में वेब कैरेक्टर है तो डी ब्रॉगली इक्वेशन, डी ब्रॉगली इक्वेशन applicable to all microscopic as well as macroscopic body। माइक्रो मतलब छोटा और मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रोस्कोपिक एज वेल एज मैक्रोस्कोपिक बॉडी, but has significance for only microscopic body।
है ना? क्या डी ब्रॉगली इक्वेशन अप्लीकेबल टू, बोलिए ना, क्या बोले? ऑल माइक्रोस्कोपिक मतलब छोटा, मैक्रोस्कोपिक बड़ा, बट हैज सिग्निफिकेंस फॉर ओनली माइक्रोस्कोपिक बॉडी। हम्म। कल के दिन हाँ, जिलेबी जिलेबी मिलेगा, इमरती मिलेगा। हाँ मिलेगा। बता देंगे बाद में। 1929 में भाई साहब को नोबेल प्राइज मिल गया था। कहाँ पढ़ते थे जानते हैं? यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में। इतना ये सब लिखा रहता, देखिए सरकारी किताब में। थोड़ा इंटरेस्ट के साथ में कभी कभी देख लेना चाहिए कि भाई हाँ, या ये वाले भाई साहब थे। कोई बोले ना, नहीं, ये फिजिक्स के प्रोफेसर ही हैं। बड़े बड़े बोलिए, कोई पूछेगा डी ब्रॉयली का स्टेटमेंट लिखने, क्या लिखिएगा? एक लाइन में हम लिखें कि कोई बॉडी यदि मोशन में है तो उसमें वेव कैरेक्टर होता है, बस इतना ही लिखना है। एवरी ऑब्जेक्ट इन मोशन हैज वेव कैरेक्टर, बस यही लिखना है। अरे यार, लिखोगे नहीं तो पावर यदि तुम में नहीं आएगा तो पढ़ा के क्या होगा? स्टेटमेंट क्या देंगे? एवरी बॉडी इज इन मोशन। बताओ ना, एक लाइन का ये थ्योरी हैज वेव कैरेक्टर। पार्टिकल तो लिख ही दिए थे पहले, अब बॉडी लिख दिए जानबूझ करके ना, पार्टिकल तो याद ही नहीं रखा। एवरी बॉडी, बॉडी में हम भी आते हैं, आप भी आते हैं, यदि मोशन में है तो क्या रखेगा? वेव कैरेक्टर। बस यही कहना चाहते हैं। देखिए पढ़े लिखे में कितना दम होता है। डी वाली साहब दुनिया के हर आदमी को एक जगह बैठ के गलिया दिए कि सभे वैसने हैं लेकिन ऐसे ही कितना खराब स्टेटमेंट है। चलिए सवाल न्यूमेरिकल, एक दो को और फॉर्मूला है लेकिन अभी थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल बना लीजिए। व्हाट विल बी द वेवलेंथ of a ball of mass 0.1 kg moving with a velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। चलिए सवाल बना दीजिए, आप लोग शायद बना दें अपने से, हमको जरूरत भी ना पड़े। मास दिया, वेलोसिटी दिया, एच पता ही है। कैसे?
काहे एक्सीडेंट की, मतलब कैसे हो गया? बन गया? कितना आया? 34 मीटर। ठीक तो है। देखो, what will be wavelength of a ball of mass 0.1 kg दिया हुआ है। अच्छा तो है। मूविंग विथ वेलोसिटी भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड। क्या पूछता है? तो वेवलेंथ, तो एच बाई पी, यानी एच बाई पी बराबर एम बी ना। तो एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। मास कितना? केजी, ठीक है ना, केजी ना रहता है, ग्राम में ना करना रहता है, गुना 10 मीटर। तो ये 10 भागा दे दीजिए, ये 10 10 अंदर नीचे नीचे कट गया, तो ये तो सॉल्व नहीं करना पड़ा। 10⁻⁻34 वेवलेंथ का यूनिट मीटर होता है। अरे यूनिट केजी ही है, तो केजी ना लेंगे। मतलब मास का ग्राम में करेंगे तो गलती ना हो जाएगा। ये भी एसआई, ये भी एसआई। कब बताओ? ठीक ही है। चलिए दूसरा क्वेश्चन यहीं पे देते हैं। अभिषेक बनाओ ये सब सवाल यार, ये सब सवाल क्या ही नहीं बनेगा। कैलकुलेट द मास ऑफ, अरे बोलो ये सब सवाल क्यों नहीं बनेगा? फोटोन विथ वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम। जल्दी निकालो, ये सब क्यों नहीं बनेगा? ये तो इतना आसान सब है। मास ऑफ फोटोन निकालना है जिसका वेवलेंथ 3.6 एंगस्ट्रॉम है। वेलोसिटी फोटोन का 3 गुना 10 पर पावर 8 ही ना होगा। बोलो, लैम्डा बराबर एच बाई पी। तो सवाल में लैम्डा दिया हुआ है 3.6 एंगस्ट्रम। एंगस्ट्रम का मतलब तुम लोग को याद है कि भूल गए? 3.6 गुना 10⁻⁻10 मीटर। एच का वैल्यू पता ही होगा, अभी अभी लिखे भी थे। P बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी 3 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। अब जरा देखो, लैम्डा बराबर एच बाई पी,
P के जगह पे लिखेंगे mv। तो क्या नहीं पता है? लैम्डा पता है, h पता है, v पता है, तो m निकल जाएगा कि ना निकल जाएगा? वैल्यू पुट पार्ट, आंसर गेट गाट। बोलिए ना। बंद है? काहे बंद हुआ? काहे बंद हुआ? चालू कर देते हैं। ओहो, तो तुम हमको बताया काहे नहीं? हम ओडोमास लेके आते ना। बच गया। 3.6 इंटू 10⁻⁻10, 6.626 इंटू 10⁻⁻34। मास नहीं पता है, भी हो गया 3 गुना 10⁻8 मीटर पर सेकंड। बोलिए मास निकल जाएगा? अभिषेक सोनू बन गया है, अभिषेक सोनू। हाँ। क्या रखा है? डिस्टर्ब। बाद में ये सब दिमाग में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। होना है तो हो जाना है, खाना है खा लेना है, टाइम बता देंगे जाते जाते। अब ये सब सोचते रहेंगे तो हाँ, इस कर देते हैं, जाते जाते कह देंगे। मास निकालिए। ये पूरा गुना हो जाएगा। 6.626 इंटू 10⁻⁻34। दो क्वेश्चन लिखने से कलटर बन गया ये बोर्ड पे। नहीं लिख लिया था ना, उधर वाला तो लिख ही लिया होगा। छोटा तो कितना भी कर सकते हैं, लिखा तो एक ही बोर्ड पे पूरा क्लास हो जाता है, लेकिन दिखे तब ना। देखिए एक बोर्ड से बेसी का क्लास कभी होता है? देखिए कहाँ चल गया। नहीं दिखाई देता होगा। नहीं, नहीं बड़ा करते हैं थोड़ा। दूसरा सवाल है, दिखाई दे रहा होगा? अब तो दिखाई दे ही रहा होगा। चलिए यहां पर क्या लिखे? 3.6 गुना 10⁻⁻10 गुना 3 गुना 10⁻8। बोलो ना। तो मास इज इक्वल टू 6.626 इंटू 10⁻⁻34। ये -10 ऊपर भेज देते हैं तो +10, ये 8 ऊपर भेज देते हैं -8 बटा कितना बच गया? 3.6 गुना 3। बोलो क्या हुआ? अरे सॉल्व करो। 10⁻−10 नहीं नहीं +10 -42। हाँ ये माइनस और माइनस जोड़ देंगे, -42 हो जाएगा और +10 -32 बाई 6 तिया 18, 8 बच गया 1, 3 तिया 9, 1 10। 6.626 बाई 10.8। अब मास इज इक्वल टू 0.6 तो होगा ही, 6135
इंटू 10⁻−32। बोलिए बोलिए क्या दिक्कत है? इतना क्या लिखिएगा, केजी की ग्राम? आंसर 6.135 इंटू 10⁻। चलिए भागा चेक कर लीजिए, सब ठीक है ना? हम कहते चेक करने ताकि सब देना अपने स्टार्ट करे, कि सब चेक करे, लेकिन सब एक दूसरे पे विश्वास करता है, चेक नहीं करता है। वो किया होगा तो ठीक ही किया होगा। ये भागा के साथ और गुना के साथ आज से नहीं हो रहा है, ये दूसरे क्लास से हो रहा है। यही वजह से तो घर में मामा जी फूफा जी का एंट्री बैन हो जाता है, कि वो जब आते हैं 2 को टॉफी देते हैं और 2-4 को गुना पूछ लेते हैं। कोई उपाय ऐसा करें कि ये भी नहीं करें, 2-4 टॉफी देके 2-4 गुना भाग पूछ के जाते थे बचपन में। जैसे हम ही लोग पूछते कहीं पे जाते कहीं पे तो क्या, अब किसी को मन होता ही है कि थोड़ा पूछ के देखो ना पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है ना? आज जनरली बहन हो तो पूछना ही पूछना है कि जो आप पूछ के देखो भगिनवा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। अब भगिनवा के पास तो हम खलनायक हो ही गए कि मामा जी बड़ा टेंशन देते हैं, ये आते हैं जैसे ही वो 2 को क्वेश्चन पूछ देते हैं, बाद में 2 को टॉफी 2 रुपया वाला दे देते हैं, है ना? तो इसीलिए गुना भागा जो है ना परेशानी में पड़ा हुआ है। सुनो, अब एक और रिलेशन पढ़ो, अब थोड़ा बड़ा होने वाला, रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड काइनेटिक एनर्जी। ये सब का न्यूमेरिकल क्वेश्चन रहता है, तो हम जो है ना आपको प्रिपेयर कराते हैं पहले फॉर्मूला से कि कैसे हम काइनेटिक एनर्जी को वेवलेंथ से रिलेट करेंगे। और यदि पूछेगा, जैसे एक ठो क्वेश्चन पूछा है कैलकुलेट इट्स वेवलेंथ काइनेटिक एनर्जी दे करके, तो फट से निकल जाएगा। तो होगा क्या, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी में कोई रिलेशन है? फिजिक्स में रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी, देखो ना तुम लोग को अभी दिखाएंगे हम। सुनो एकदम आराम से, मोमेंटम P बराबर होता है बाबू, और काइनेटिक एनर्जी Ke बराबर होता है बाबू। तो तुम लोग को इतना दिमाग है कि दोनों इक्वेशन को रिलेट कर सको? हाँ P भी कह तो ठीक ही रहा है, और कुछ बोलो, और कुछ बोलो। काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम में रिलेशन निकालना है। हम बोले काइनेटिक एनर्जी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 काइनेटिक एनर्जी के ही लिख रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी बाबू P²/2m। देखो तो कैसे P² करेंगे तो m² होगा बाई 2m। एगो m कट गया, हाफ mv² दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है? इसका मतलब है
कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p² / 2m होता है, यानी p² बराबर 2m काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी को खाली ही लिखें, लेट मान लेते, तो p² बराबर 2m e, तो p बराबर 2m e का अंडर रूट। फिजिक्सों में काम देगा बाबू, यहां पर भी काम दे रहा है। मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों फिजिक्स का क्वांटिटी है, दोनों कैसे रिलेटेड है? p बराबर 2m e का अंडर रूट, e बराबर एनर्जी। नाउ अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली लैम्डा बराबर क्या फॉर्मूला होता है? h/p। देन लैम्डा बराबर h/2m e का अंडर रूट नहीं लिख सकते क्या? बोलो लिख सकते कि नहीं लिख सकते? तो ये एक ऐसा रिलेशन आया जिसमें वेवलेंथ है, जिसमें लैम्डा क्या है? वेवलेंथ है, और एनर्जी क्या है? दैट इज काइनेटिक एनर्जी। इस इक्वेशन से डी ब्रॉगली साहब एकदम अपने गोल के नजदीक पहुंच गए। देखिए कि भाई बॉडी यदि मोशन में होता है तो आप जानते हो ना काइनेटिक एनर्जी होता है उसमें, और जब काइनेटिक एनर्जी है तो उसमें वेवलेंथ भी है कि नहीं है? डुअल नेचर है ना। अब काइनेटिक एनर्जी यदि कभी निकालने के लिए दे और एनर्जी वेवलेंथ पूछेगा तो ये इक्वेशन लगा दीजिएगा, है ना। ये सब रिलेशन यदि ध्यान में रहेगा ना तो क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा, और नहीं तो एक फॉर्मूला आप खाली याद रखोगे, लैम्डा बराबर h/p। अब मोमेंटम से काइनेटिक एनर्जी तो निकालना ही पड़ेगा ना क्वेश्चंस में, तब जाके वेवलेंथ निकलेगा। तो उससे ज्यादा अच्छा है कि पहले वर्कआउट कर लिया जाए। अब क्वेश्चन आएगा सीधा फॉर्मूला लगा देंगे। हाँ सर, जो फिजिक्स ही तो है सर ये दोनों। हाँ, ये 1 ये 2, ये दोनों से हम सोचे कि यदि काइनेटिक एनर्जी को p² / 2m लिखें तो p बराबर क्या होता है? तो m² किया 2m, तो एगो m से एगो m कट जाएगा, इससे कितना आया ये देखो, ½ mv² है ना। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर ½ mv² ही तो होता है। तो काइनेटिक एनर्जी को हम ये भी लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं? इसी इक्वेशन 1 2 से हम निकाले कि काइनेटिक एनर्जी बराबर p² / 2m। अब यहां पर लेके आए उसी को, p² बराबर 2m काइनेटिक एनर्जी को e लिख दिया, तो p² बराबर 2me, है ना। ये सीधा रिलेशन मिल गया मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का, है ना। p मोमेंटम और e काइनेटिक एनर्जी। अब तुम लोग मोशन तो पढ़ ही रहा होगा ना जी,
तो मोशन जब फोर्स वगैरह पढ़ना रहेगा ना तब आ जाएगा ये सब। अभी तो क्या पढ़ रहे हैं? काइनेमेटिक्स, डायनामिक्स नहीं शुरू हुआ है। हाँ नहीं तो डायनामिक्स से स्टार्ट होगा बस ही आ जाएगा। पी स्क्वायर, ये तो बहुत रेयर, मतलब बहुत चलने वाला फॉर्मूला है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या था। द मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. If its kinetic energy is 3 into 10 to the power minus 25 joule, calculate its wavelength. बना दीजिए फट से। बोलो ना। क्या हुआ, क्या दिक्कत? पुट पाट, हाँ बस वही है। देखो ना मास दिया हुआ है, एनर्जी ई दिया हुआ है, तो लैम्डा बराबर एच बाई टू एम ई का अंडर रूट है। तो एच का वैल्यू तो पता है पहले से, 6.626 इंटू 10 टू दावर माइनस 34। तो एच का वैल्यू पता ही है, मास दिया हुआ है, एनर्जी दिया ही है, तो करना क्या है, सेट ही ना करना है आपको। करिए करिए। पानी नहीं।
बहुत ठंडा लग रहा है उधर, इसको चालू कर दें, उसको बंद कर देते हैं। भगा दिया, मोबाइल ने, हाँ ये देखो कितना ईमानदार आदमी है, इसीलिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। बताया तो आखिर दिक्कत क्या है, केमिस्ट्री का दिक्कत तो नहीं, इसको सॉल्व नहीं हो रहा है। हाँ ये दिक्कत तो है, क्योंकि सरकारी किताब है ना ये तो वैसे बना के देगा ही। हाँ तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ kg है। काइनेटिक एनर्जी ई जो है 3 गुना 10⁻⁻25 है जूल। तो वेवलेंथ पूछ रहा है, तो एनर्जी बराबर मतलब लैम्डा बराबर h/2m पढ़े अभी, अंडर रूट, तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 2 इंटू मास दिया हुआ है एनर्जी दिया हुआ है अंडर रूट, बोलिए क्या करना, तो यही है। अब इसके बाद तो मैथ ही बच रहा है, क्या बच रहा है, कैलकुलेशन बच रहा है। तो लैम्डा बराबर 6.626 10⁻⁻34 बाई 18.2 9.1 इंटू 2 और गुना 3 गुना 10⁻⁻31 25 5 1 6 3 2 5 -56 अंडर रूट, है ना। अब लैम्डा बराबर फिर 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाई 18×3 = 54.6 गुना 10⁻⁻56 अंडर रूट। क्या करना तो पड़ेगा ही, जब है तब। ये आपको कंसंट्रेशन भी तो कराता है कि गुना भाग में इतना मन लग गया कि उस समय कोई थोड़ा सा बगल वाला डिस्टर्ब करे तो चिढ़ जाता आदमी। 56 तो हो जाएगा 28 और 54.6 का क्या करे, रूट है तो 7 7 49 होता है और 8 8 64 होता है, यानी 7 8 के बीच में 49 6 54 होता है और 64 में 10 घटेगा तब 64 आएगा, मतलब बीच में जा रहा है 7.5 या 7.4 आता होगा। इतना दिमाग यदि होगा तब काय के लिए पड़ेंगे चक्कर में। कहा कितना कितना बताए, 54.6 है तो 7 7 49 होता है कि नहीं, और 8 8 64 होता है, 8 गुना 8 तो 7 7 multiplied by 7 that is 49, 8 multiplied by 8 that is 64. This value comes in between 49 and 64. तो 49 प्लस कितना, मतलब 6 जोड़ेंगे तो 54 आएगा,
6 जोड़ने से आएगा, ध्यान ये रखना है कि 49 में 6 जोड़ने से आएगा और 64 में 10 घटाने से आएगा। तो वैल्यू 7.5 के करीब में जा रहा है, लेकिन 6 ही जोड़ने से आ रहा है, तो 7.5 से थोड़ा कम 7.4, और आ रहा होगा 7.4। नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है, 3 आ रहा है, यानी 4 के करीब में। 3 8 है तो 4 तो लिख ही सकते हैं। तो 7.4 इंटू 10⁻⁻, है ना। आप जो यहां पर करके रुक गए थे वो बढ़ सकते थे, अभी तक बढ़े ही। अब ये कोई डिवीजन है तो इसको तो करना ही पड़ता है ना, इसको क्या कर सकते हैं। ऐसे भी हम लोग वहां तक पहुंच सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन जब डेटा जो है एकदम क्लोज हो चारों, तब तो एग्जैक्टली भागा देना पड़ेगा। डेटा में डिफरेंसेस है एबीसीडी ऑप्शन में, तब ऐसे काम चला लेते हैं। दोनों दिमाग लगा के रखना चाहिए। 7.6 है और ये 6.6 है, कितना पे जा रहा है? 7 9 63, 8 पे जाता होगा। कितना आ रहा है? 8 9, 9 पे गया। ऐसे देखो, ऐसे तो बंदी थोड़ा करके आपको एहसास होगा कि बना लेंगे, ऑप्शन है तो देख लेंगे, है ना। 0.89 आ रहा है बच्चा को, इंटू 10⁻⁻34, है ना। एकदम जो छोड़ के बैठ जाते हैं कि ना इतना गुना कहाँ होगा। 10⁻⁻2834। वेवलेंथ है, माइक्रोन मीटर का जमाना है, 89 माइक्रोन मीटर, जो लिख दें, ठीक है। बोलिए ना, बैठिए 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 के बोलिए। हम्म 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 हम्म। पावर में 1/2 होता ना सर। नहीं, कैसे होगा? अरे दोनों अलग है, वो तुम गुना कर दी, पावर और गुना दोनों एक ही चीज थोड़े होता है। दो का पावर यदि दो नहीं, 1 मिनट, इसको समझाने के लिए लगेगा। 100 का पावर 1/2 है, बताओ कितना वैल्यू होगा? बताओ तुम्हारा जो अपना मेथड है उसी से बताओ। 50। लेकिन 100 का अंडर रूट करेंगे तब कितना होगा? तो दोनों में डिफरेंस है ना, तो बढ़िया डिफरेंस है। तो 1/2 का मतलब यही होता है। हम क्या किए कि 7 × 7 हो गया 49, और 8 × 8 हुआ 64, और वो वैल्यू है 54.6। तो इससे कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, 6.6 ज्यादा है। इससे कितना कम है? 10 कम है। तो ये वैल्यू ये दोनों के बीच में कितना गुना होगा? 7.5। उससे थोड़ा कम है तो 7.4 लिख दिए। हाँ, 10⁻56 है। अब यहां देखो, 10⁻−10 का अंडर रूट कितना? 10⁻−5। तो 10⁻56 का पावर आधा है तो 28। हो गया जी। बड़े एक वो क्वेश्चन है ऐसा,
0.66 kg ball is moving with a speed of 100 meter per second. 100 meter per second. The associated wavelength will be A 6.6 into 10 to the power minus 32 meter. B 6.6 into 10 to the power minus 34 meter. C 1.0 into 10 to the power minus 35 meter. D 1.0 into 10 to the power minus 32 मीटर. हेयर क्वेश्चन नीट का है 2010. आ गया था. बनाइए बनाइए. एनसीईआरटी का पहला क्वेश्चन जैसा ही है. चलिए नीट का एक सवाल और देंगे बस. नहीं और डी बॉजली ही ठीक ही है. बनेगा यार, तुम लोग बनाओ ना. हमारा एकदम एम रहता है जेई मेंस का क्वेश्चन बैंक ही बनाना. नीट हो जेई हो, पढ़ते हम लोग उसी के लिए हैं. आपके एम को चेंज करना है हमें. नहीं होगा ऐसा नहीं. आप एम देखिए. सी मास कितना दिया है? 0.66 kg. वेलोसिटी कितना दिया? 100 मीटर पर सेकेंड. एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड. अब 6 लिख के इसमें फायदा क्या कुछ है क्या? काय के लिए लिखे? छोड़ देते. 6.6 कटा देंगे सीधा. क्या ई वाला क्वेश्चन बनाने के लिए तो ऐसे ही करना चाहिए. और मेडिकल का कंपटीशन देने वाले बच्चे को 50 सेकंड होता है समय एक्चुअली में एक क्वेश्चन पे. अब वो लेके भागा देने हो गया. उसके भागा देने की वजह से उसका होगा नहीं. जब तक ये सब दिमाग न लगाए कि इतना घटा देंगे इतना बढ़ा देंगे तो 10 इतना कटा देंगे. h इज इक्वल टू 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34. मास 0.66 गुना वेलोसिटी 100. ये वाला इससे कटा दो 10. एक शून्य और कट गया. क्या कितना बजा? 10 टू द पावर 34. एक है ऊपर जाएगा -1. 10 टू द पावर माइनस 35 मीटर. देखो कौन है? 1.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5. बात खत्म. बनाए ना. वही 3 कलर चूज हुआ लेके. वही 3 कलर हुआ लेकिन ये कैसे हुआ? सही में वही 3 कलर आया.
क्या मानस, क्या है टेंशन में तुम देख रहा है? ये एच जो था ना, एच में सिक्स के बगल वाला खोज रहा है बेचारा, 6 to 6 है ना। हम क्या किए, दिमाग लगा के इसको उड़ा दिए, चूंकि ये वाला 6 6 था, तो हम सोचे ये जब रहेगा तो भागा देने का मन करेगा, तो ही उड़ा दिए पूरा पहले ही से। अब चूंकि जो है ये ऑप्शन है, तो इसको देखते हुए काम करना था। ये सब आप लोग भी सीख के रखिए कि ऐसे ऐसे जगह पे ये सब करना पड़ेगा। कैलकुलेशन खत्म, भागा देना की झमेले खत्म। वो कभी कभी देखिए, एक वो क्वेश्चन होता है, इस साल भी आया था, एक वो क्वेश्चन होता है जिसमें 4.236 लिखल रहेगा, 4.24 लिखल होगा, 4.235 लिखल होगा। तो बोले ई ऑप्शन का क्या करेंगे सर? ये ऑप्शन एक क्वेश्चन में आएगा, जो वो क्वेश्चन एरर इन मेजरमेंट का है, वो टॉपिक का नाम वही है, एरर इन मेजरमेंट। तो वो तो एवे करेगा, फिजिक्स में है तो उसका कहीं पूछता है, वो कहीं भी पूछता है। तो एक वो क्वेश्चन इस बार भी आया था जिसमें इतना क्लोज ऑप्शन दे दिया था, है ना। एक तो यहाँ पे नियम है कि ये वाला ऑड रहता है तो इसको 4 करना चाहिए, 6 आए है अगला, इवन रहता है तब करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, को नियम है। उसी पर एक सवाल इस बार भी आया था। तो वो जो है एरर इन मेजरमेंट का टॉपिक है, तो एक वो क्वेश्चन के ऑप्शन में वैसा रहेगा। अब उसके डर से बच्चा भागे नहीं देगा, भाई इतना हो गया तो छोड़ दे, गुना भागा, तब कैसे चलेगा, है ना। चूंकि एक ठो क्वेश्चन में ऐसा रहेगा, चूंकि आपको एक हेडिंग में एरर इन मेजरमेंट, प्रिसीजन इन एक्यूरेसी, इस सब तरह की बातें पढ़नी है, तो एक क्वेश्चन रहेगा ऐसा ऑप्शन वाला, ताकि एटॉमिक स्ट्रक्चर भी देख ले और एरर इन मेजरमेंट भी देख ले। क्या क्वेश्चन है ये वाला, देखो क्वेश्चन डी ब्रॉगली से बोर थ्योरी को जोड़ा है, शायद आप बना दो। है ना, तो बोल भी नहीं करें। अच्छा, तो तुम बच्चा इतना तेज हो गया ना कि एक किताब देख लेगा वैसे ही समझ जाएगा कि सर। ए 211.6 पिकोमीटर, पिकोमीटर 10⁻⁻12 मीटर, 211.6 पाई पिकोमीटर, 52.9 पाई पिकोमीटर, 105.8 पिकोमीटर। नीचे लिखा है कि बोर रेडियस होता है 52.9 पिकोमीटर। और ये सवाल है नीट 2019 का, बनाइए।
क्वेश्चन पढ़िएगा तब ना। हाँ चढ़ गया ना। ये थोड़ा अच्छा है ये सवाल। कोई काम ना, झूठे दिया है तो हम लिख दिए। वेलोसिटी निकालना पड़ेगा सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का। वो वेलोसिटी आपको याद है, पिछले दिन तो फार्मूला बताए, वहीं से वेलोसिटी आएगा, इसलिए बताए डी ब्रॉगली को बोर से जोड़ा है ये। रिलेट कर दिया नहीं। हाइड्रोजन एटम डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द सेकेंड बोर ऑर्बिट। तो सेकेंड बोर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की फॉर्मूला है 2.16 इंटू 10⁶ इंटू Z/n मीटर पर सेकेंड। सब भूल गया जी, यही भूलने की जो बीमारी है इसी से नहीं होगा। ये घर में जहां स्टडी टेबल बनाए हैं, बनाए कि नहीं, वहां ऊपर में चार्ट पेपर बना के फॉर्मूला लिख के टांगिए, है ना। हाँ तो वहां पे साटिए और देखिए रोज। हाँ, और जो टेबल नहीं बनाए वो बाथरूम में जाके चिपका दीजिए। हाँ, जहाँ बैठिएगा वहाँ देखते रहिएगा सामने कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का फॉर्मूला है। हाँ, तो नंबर ऑफ ऑर्बिट सेकेंड है जेड बराबर बने, है ना। वहां नहीं चाह के भी सामने देखिएगा ना जी। 10⁶ जेड बराबर 1 n बराबर 2, क्या तो कितना आया 1.08 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। बोल रहा है भाई कि सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूमेगा तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना होगा। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये पूछ रहा है वेवलेंथ, तो अब क्या लग रहा है तुमको, बन जाएगा आसानी से। लैम्डा बराबर h/mv, h हो गया 6.626 इंटू 10⁻34। कंपटीशन इसीलिए जाना जाता है कि देखो एक क्वेश्चन पूछा, और एक क्वेश्चन पूछा तो बोर थ्योरी भी देख लिया एक ही में, और एक ही में क्या देख लिया, डी ब्रॉगली भी देख लिया, तो दो थ्योरी रिलेट कर दिया। मास कितना 9.1 इंटू 10⁻31 kg, और वेलोसिटी 1.08 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, है ना। अब एगो पाई पिकोमीटर लिखा है, वो अपने एगो टेंशन है, सॉल्व करते करते होगा तो यही। तो लैम्डा बराबर, बोलो जी, 6.626 इंटू 10⁻34 बाई 9.1 में 1.08 गुना करना है, तो ये कितना आ जाएगा जी 9.82, 9.82। हाँ जी, कैलकुलेटर तो मेरे पास है। 9.1 मल्टीप्लाइड बाई 1.08, 9.828,
9.828 इंटू 10 टू दी पावर -31 और 6 -25 लैम्डा बराबर 0.67 इंटू 10 टू दी पावर -34 और +25 -9 मीटर। ये इतना आंसर तो आ गया, लेकिन ऑप्शन में थोड़े ना आया है। ऑप्शन तो कुछ अलग रंग में, बोलो है कि नहीं है? ऑप्शन तो अलग है रे। अब मिला लो उससे। 3.14 है पाई का वैल्यू, है ना? तो इतना बराबर कितना पाई हो सकता है? नहीं, लैम्डा तो आ ही गया आपको। वो काहे पूछा है वो भी बताएंगे आपको, थोड़ा एडवांस मोड में जाएगा वो बात। -9 बराबर हाउ मच पाई, तो यही ना एक्स। तो एक्स बराबर निकल जाएगा पाई का वैल्यू 3.14। कितना आ रहा है? 3 दूनी 6, 0.2146 पूरे एग्जैक्ट -9। तो 214.6 इंटू 10 टू दी पावर -12, तो 214.6 पिकोमीटर हो गया। क्या -12 आया? देखो ना, 10 टू -9, 10 टू -12, 10 टू -12 बराबर 1 पिकोमीटर। तो ये x के जगह पे कितना रख देंगे जी? इस x के जगह पे कितना रखा जाएगा? 214.6, 214.6 पाई आ गया कि नहीं आ गया? x पाई निकाले थे, है ना? चूंकि ऑप्शन में लिखा था ना पाई, तो 214.6 पाई पिकोमीटर। तो 214 मतलब 211 हो गया। रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा टेंशन में न रहिए। बोलिए क्या बोल रहे थे? इतना तो ठीक है ना, इतना तो सॉल्व करके आया, इतना तो सॉल्व करके आया। अब इस वैल्यू को हम ऑप्शन में चेक कर रहे थे, वही 0.67 -9 आना चाहिए था ना यहाँ ऑप्शन में, लेकिन है कहाँ? नहीं है ना कहीं पे। 0.67 इंटू 10 टू दी पावर -9 कहीं पे दिखाई दे रहा है। और इस ऑप्शन में क्या दिखाई दे रहा है? पाई भी साथ में। ये दूगो तो नहीं है जो दिखाई डायरेक्ट देना है, बाकी दूगो में पाई लिखा हुआ है। तो हम इस वैल्यू को बराबर कर दिए x पाई बोल के, कि कितना पाई होगा ये वैल्यू, है ना? तो x बराबर आके निकल के आया 214.6 पिकोमीटर। तो यहां x हो गया 214.6 पाई। अब आंसर देखे तो 214.6 पाई आया। समझा कुछ? इस क्वेश्चन के बनाने का एक दूसरा मेथड भी है। नहीं, अभी ये बता देते हैं। अरे ये हमारा तो यही वैल्यू ना सही है, हाँ? हमको तो वेवलेंथ यही ना आया, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है।
तो बताओ ए है, ए होगा आंसर? अरे आंसर तो ये है, तो ये ए में है, डी में है, तो दोनों में नहीं मिला, तो दो ऑप्शन और बचा। तो ये दोनों ऑप्शन में पाई के साथ वैल्यू है, तो हम हमारा जो आंसर आया उसको हम मैच करेंगे ना भाई कि ये कितना पाई हो सकता है, तो आगे बढ़े एक्स पाई लेकर के, तो हमको इतना पाई आया, है ना। ऑप्शन मिलाने के लिए करना पड़ा, वो अपने से नहीं किए। उतना क्वेश्चन बनाने के लिए, ऑप्शन टिक लगाने के लिए भी दिमाग। बायोलॉजी का बच्चा को इतना मैथ में घुमाएगा जी, वकवका के उसका पूरा पेपर नहीं खराब हो जाएगा? हाँ नहीं, एक तो उसका आंसर में इतना गुना भागा है, फिर जो आया ऑप्शन देख रहा उसको कोई मिल ही नहीं रहा है, सब देख रहा है, तो कितना टेंशन में रहेगा वो। रुकिए सुनिएगा थोड़ा, ऐसे ही बात विचार करते हैं बोलते बोलते। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन मोशन में नहीं, डी ब्रॉयली साहब कहते हैं कि कोई बॉडी जब मोशन में होगा, लो जी किसका है, कोई बॉडी जब मोशन में होगा तो उसमें वेव कैरेक्टर भी होगा, नहीं कहते हैं? तो बताओ यदि इलेक्ट्रॉन वेव जैसा चलने लगेगा तो इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चलेगा। अब बात इस पे बढ़ेगा, ला अभी तक जो सर्कुलर ऑर्बिट जान रहे थे वो तो गड़बड़ा गया, अरे इलेक्ट्रॉन तो ऐसे चलेगा नहीं। अरे जब कोई वेव है तो वेव कैसे चलता है? ऐसे, समझ रहे हैं? तो बात इस पे बढ़ेगा। 2008 एडवांस में सवाल आया था, यही फोटो बना दिया मान लो, पूछा ये कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट है, ये कितना नंबर ऑफ ऑर्बिट है। तो यहां देखो एक वेवलेंथ, एगो वेव यहां से लेके यहां तक एगो वेव होता है कि नहीं, फिर दूसरा वेव, फिर ये तीसरा वेव, फिर ये चौथा वेव, और फिर ये चौथा वेव के बाद पांचवा वेव में पूरा हो गया कि गड़बड़ा गया थोड़ा, आधा कुछ? हाँ तो थोड़ा सा उसको बनाना पड़ेगा। कहने का मतलब है, अभी इसको बता भी नहीं रहे, कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन यदि वेव वाला मोशन करेगा एक वेव और हो गया ये, और यहां से ओहो एक वेव और हो गया ये, अब यहां से यहां तक एक वेव हो गया, ठीक है। तो यदि इलेक्ट्रॉन वेव वाला मोशन करेगा, हम आपको बता रहे हैं कि वेव वाला मोशन करेगा तो ऐसे सोचना पड़ेगा। और जानते हैं आप इसमें कितना वेव है? जितना वेवलेंथ है उतना वेव है, जितना वेवलेंथ है उतना ही वेव है, ठीक है। और इस पे बातें आगे बढ़ेगा अब अगली क्लास में, और उसी से एक फॉर्मूला डिराइव होगा जो उस क्वेश्चन को एकदम आराम से बना देगा, कुछ नहीं लगेगा। हाँ अब ये बातें